नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। आपको अभी तक खबर आ चुकी होगी आपके पास कि नेपाल में अभी एक नई प्रधानमंत्री नेपाल को मिलने वाली हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री। उनका नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी होगी और मैं आया हूँ लेके बहुत सारी उनके बारे में रोचक जानकारियाँ लेके। उनका कुछ भारतीय कनेक्शन भी है और उनका वकालत का भी है कनेक्शन। दुनिया भर की कई सारी जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। शुरुआत करते हैं सुशीला कार्की के बारे में। इनका जन्म 7 जून 1952 को हुआ। भारत से सटे सीमा, जो भारत की सीमा है उससे सटे एक जगह है विराटनगर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ये अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। फिर प्रारंभिक शिक्षा नेपाल से ही किया, बीए तक नेपाल में ही पढ़ी। एमए 1978 में इन्होंने एमए किया। 1975 में इन्होंने बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। तो उस दौरान ये भारत में रही। भारत की सभ्यता और भारत की भाषाएं, हालांकि वो तो सीमावर्ती क्षेत्र से थी तो उनको पहले से जानकारी थी, लेकिन बीएचयू अगर कोई बनारस रह के जाए, वो भी 2 साल 3 साल के लिए, तो भारत में रम जाता है। इनकी भी स्थिति कुछ इसी प्रकार है और माना जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगी तो भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो बेहतर से बेहतरीन होंगे। और हालांकि जो भारत की नेपाल की जनता भी है वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती है। और उनसे भी आगे बढ़ के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, बाबा की वहाँ पे बहुत बोलबाला है, क्योंकि बाबा नाथ संप्रदाय से हैं और मठाधीश हैं। और नाथ संप्रदाय की जो शुरुआत है वो पशुपति नाथ से ही होती है। तो इसलिए वहाँ नेपाल में भी उपस्थित जितने नाथ संप्रदायी हैं उनके भी ये मठाधीश हैं। तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे भी काफ़ी है। जब राजा के समर्थन में कोई अभी कुछ महीनों पहले राजा के समर्थन में जब रैली निकली तो उसमें भी बाबा के फ़ोटो देखे गए। तो बाबा के फ़ोटो देखे गए तो यहाँ पे बहुत बात चली, तो बाद में पता चला कि नाथ संप्रदाय के संबंध के वजह से बाबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे सुशीला कार्की के बारे में। तो इन्होंने यहाँ से 1975 बीएचयू से एमए करने के बाद ये वापस नेपाल जाती हैं और नेपाल से लॉ की पढ़ाई करती हैं। लॉ की पढ़ाई करने के बाद 1989 से इन्होंने वकालत की शुरुआत इन्होंने कर दी। 2007 में ये सीनियर एडवोकेट बन जाती हैं। 2007 में 2010 जाते जाते 2010 में इनको अस्थाई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बना दिया जाता है। 2010 और जब 2011 1 साल बाद इनको अस्थाई रूप से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और पहली महिला न्यायाधीश जो बनी, तो उसके बाद 2016 आता है। 2016 में ये नेपाल की पहली और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश बनती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल 2016 में। और 2016 से 2017 तक ये रहती हैं। हालांकि 17 में इनके ऊपर महाभियोग लगता है और इनको निलंबित कर दिया जाता है। अच्छा, महाभियोग इनके ऊपर इसलिए लगता है कि इनके ऊपर आरोप लगा कि ये सरकार के कामकाज में दखल दे रही थी। फिर ये हार नहीं मानती हैं, ये महाभियोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चलता रहता है। और एक गजब की बात आपको बता दूं, एक आपके लिए बहुत रोचक बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश दिया। और वो भी कब? जब ये रिटायरमेंट इनका होने वाला था उसके 1 दिन पहले इनके ऊपर से महाभियोग का जो प्रस्ताव था उसको वापस ले लिया गया।
मतलब कुल मिला के ये रिटायर्ड हुई विधवत रिटायर्ड हुई। हाँ, हालांकि अगर निलंबन में रिटायर्ड होती तो इनको जो पर्क्स हैं, जितने भी सुविधाएं हैं, वो सब ना मिलते, लेकिन एक दिन पहले इनका निलंबन हटा लिया गया। अच्छा, इनके बारे में और कुछ आपको जानकारी देते हैं। इनके पति का नाम है दुर्गा प्रसाद सुवेदी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी ये एक ऐसे शख्स हैं जो नेपाली कांग्रेस के युवा नेता हुआ करते थे। जब ये बीएचयू में थी 1975 के दौर में, तब वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है दुर्गा प्रसाद सुवेदी से। फिर इनकी शादी हो जाती है 1-2 साल में। अच्छा, दुर्गा प्रसाद जो सुवेदी हैं, इनके बारे में बहुत सारे रिपोर्ट हैं, और कई तो ऐसी रिपोर्ट हैं जो कि सामने आए तो सुन के अजीब लगे। लेकिन हाँ, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से नेपाल में 10 जून 1973 को एक प्लेन हाईजैक किया जाता है, और ये प्लेन जो हाईजैक होता है, इसमें बोला गया रिपोर्ट में कि 3 बंदूकधारियों ने प्लेन के अंदर सफ़र करना शुरू किया और बंदूक के दम पे प्लेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके सीधा भारत लेके आए। भारत में बिहार के फोर्ब्सगंज एक जगह है, फोर्ब्सगंज, वहाँ पे प्लेन को उतारा। और प्लेन को उतारने के बाद जो प्लेन के अंदर जो वहाँ की एसबी है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ नेपाल, उसके $4 लाख रखे हुए थे। 3 पेटियों में भरे $4 लाख थे। उसको निकाला और ये लोग जंगल में भाग गए। उसके बाद प्लेन को जाने दिया, इन्होंने प्लेन को छोड़ दिया। ये बताया जाता है कि जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जो कि नेपाल में उसके बाद 4 बार प्रधानमंत्री पद पे भी आसीन हुए, उन्होंने ये साजिश रची थी। इसमें शामिल थे सुशील कोइराला, जो कि भारत में ही थे। जब प्लेन हाईजैक करके बिहार में उतारा गया तो वहाँ पे सुशील कोइराला भी थे, और ये सब पैसा लेके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इन सबको भारत में जेल होती है। भारत के न्याय प्रणाली के हिसाब से हाईजैकिंग के लिए 2-2 साल की इन सबको सज़ा होती है। तो कुल मिला के अब जाके इनको एक बार फिर से मौका मिला है, सुशीला कार्की को, कि ये अपना दमखम दिखाएं, नेपाल को आगे ले जाएं और भारत से इनके रिश्ते अच्छे हो। इसकी काफ़ी उम्मीद की जा रही है। लेकिन मुझे कई बार शक होता है, क्योंकि ये जो नेपाली कांग्रेस से इनका संबंध रहा है, ये कई बार शक का दायरा बढ़ा देते हैं। क्योंकि नेपाली कांग्रेस और वहाँ की एनसीपी दोनों हमारे यहाँ के जो वामपंथी हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हैं। और जितनी वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते किसी देश का भारत के साथ अच्छे संबंध हो, और ख़ास तौर पे अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। अब आगे देखना होगा, आगे आने वाले समय में, कि यहाँ के लोग जो सुशीला कार्की के लिए ये सोच रहे हैं कि भारत से संबंध सही होंगे, वो सही होते हैं, या वो लोग जो बोल रहे हैं कि जो वामपंथी विचारधारा की वजह से भारत के साथ रिश्ते फिर से और ख़राब हो सकते हैं, वो सही होते हैं। ये जितने भी उत्तर हैं, ये भविष्य के गर्भ में समाहित हैं। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। देखते हैं नेपाल और भारत के संबंध कहाँ तक जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।